आज की क्लास में हम देखेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं। तो बोहर का जो एटम मॉडल था कंसीडर करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को माइनस ई हम लेके चल रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और प्रोटॉन के चार्ज को, जो न्यूक्लियस का चार्ज है, उसको प्लस जेड ई लेके चलते हैं, ठीक है ना। देखो क्यों हम प्लस जेड ई लिख पा रहे हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। प्रोटॉन के चार्ज को हम क्या प्लस ई लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। प्रोटॉन के चार्ज को हम प्लस ई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, बस हमने साइन प्लस कर दिया, तो प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई लिख सकते हैं। अब कितने प्रोटॉन, न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रोटॉन होते हैं? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर जितना। एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 प्रोटॉन होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको जेड से, एटॉमिक नंबर से, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा प्लस जेड ई, ये हमारा आ जाएगा क्या, टोटल न्यूक्लियस का टोटल चार्ज आ जाएगा प्लस जेड ई करते ही। तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड ई ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई ले रहे हैं, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ले रहे हैं और रेडियस को हम आर मान के चलते हैं और आर की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगा। अब देखो पहले लाइन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम ये वाली। जो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर अटेनिंग मैकेनिकल स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का। देखो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कोई सर्कुलर मोशन में चीजें हैं तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। इसको हम एफ सी से डिनोट कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ सी लिख देते हैं। और ये जो अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, इसको बोल देते हैं हम एफ ए, अट्रैक्शन। तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? अगर बराबर नहीं हुए, मान लो ये वाला फोर्स ज्यादा है, मान लेते हैं ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, नेट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए चीजों को। तो ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव नहीं करता, नहीं उधर मूव करता है। अगर इधर का फोर्स ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन को उधर मूव करना चाहिए था, तो ऐसा होता नहीं है। आप जानते होगे, मैकेनिक्स तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो जिस तरफ नेट फोर्स होता है तो उस तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा। मीन्स क्या चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो दोनों बैलेंस होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है ना। इसीलिए अब जो एफ ए है वो बराबर होना चाहिए एफ सी के, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अंदर की तरफ, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। वही डायरेक्शन ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों का डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट है। नोट द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 1.3 which indicate the one type of force is opposite to other, कि ये जो फोर्स है ये इसके अपोजिट है, ये जो फोर्स है ये इसके अपोजिट है। दोनों इक्वल है, वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। अब हम जानते हैं ना, हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, आपने क्लास 12th में, सॉरी क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे एलोबरेट नहीं करूंगा, इसको मैं समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक। तो हम जान सकते हैं के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम,
Q1 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लो, माइनस ई इंटू में Q2 प्रोटॉन का चार्ज मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, ये ZE डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई और ई ZE का स्क्वायर, ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक, ये इंटू बीच में। तो ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस में ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, ठीक। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ तो यही है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन दैम। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ई नोट यहाँ पे होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम, और ई नोट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻12। द टर्म ई एंड आर हैज, देखो ई का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम, और आर क्या है, रेडियस है, रेडियस मीन्स मीटर, मीटर में, और जेड क्या है, जेड तो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटोन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं कि F अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ F सेंट्रीफ्यूगल, ये देखा था हमने अभी, ठीक है ना। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, इसको इक्वेट करेंगे। तो F अट्रैक्टिव कितना आया था हमारा, आया था माइनस ऑफ ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो mv²/r, ठीक है ना। अब r को माइनस से माइनस कट गया, एक r से ये स्क्वायर कट गया, तो mv² आपका आ गया कितना, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से हम वेलोसिटी के टर्म को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी वाले टर्म को किसी तरह से कोशिश करेंगे ये हटा दें हम इसको यहाँ से। तो कैसे हटाओगे, देखो हमने पढ़ा था mvr इक्वल टू NH/2 पाई, पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर होता है, ठीक है ना, H/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, देखा था लास्ट लेक्चर में। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें v नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें v² चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे v² कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, m² v² r² इक्वल टू n²h² बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक। अब m²v² इक्वल टू n²h² डिवाइडेड बाय, ये क्या नाम है, ये r को नीचे ले आओ, 4 पाई स्क्वायर r²। अब हमें यहाँ क्या करना है, हम mv² की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना, एक m को नीचे ले आओ, तो क्या हो गया, mv² इक्वल टू n²h² डिवाइडेड बाय m 4 पाई स्क्वायर r²। पुट कर दो mv² की वैल्यू को इधर, ठीक है ना। तो क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पे, n² h²
एम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो क्या हो रहा है। अब कटम काटा खेलो, ये से इसे ये कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया और कुछ कट रहा है। तो आर को एक साइड कर लो, बाकी चीज को अलग कर लो। आर को साइड ले चलो, इस आर को इस साइड ले चलो, तो इधर क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन तो ऊपर चल जाएगा, ये 4 से 4 भी कट गया, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचा, एम, ये एम बचा, और क्या बचा, एक पाई बचा है, एक आर, आर तो उस साइड ले गए, उधर से नीचे क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो आपके पास आर बराबर आ गया, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड स्क्वायर, ये जेड है, 2 नहीं है, पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो इस तरह से करके आप इक्वेशन को इधर उधर करके पुट करके आप निकाल सकते हो क्या, आर की वैल्यू। ठीक, अब जो क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो हमने इक्वेशन निकाला इसको एक बार ध्यान से देखना। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एटम बदलो, सेल बदलो, ऑर्बिट बदलो, कुछ भी बदलो, ई नॉट की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर है, ये भी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आप कुछ भी बदल लो, ये थोड़ी ना बदलने वाला है। ये क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये कभी बदलता है, नहीं, कोई भी सिचुएशन में नहीं बदलता है। ये पाई कभी बदलता है क्या, ना, ये भी नहीं बदलेगा। ये एच स्क्वायर कभी बदलेगा, एच क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर कभी बदलेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं बदलने वाला। तो बदल क्या सकता है, एन क्या है, एन क्या है, ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ऑर्बिट बदलोगे तो एन की वैल्यू बदलेगी, ठीक है ना। ऑर्बिट बदलोगे एन की वैल्यू बदलेगी। ऑर्बिट नंबर 1 एन की वैल्यू 1, ऑर्बिट नंबर 2 एन की वैल्यू 2, ऑर्बिट नंबर 3 एन की वैल्यू 3। तो एन बदलेगा कब, जब ऑर्बिट बदलोगे। जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो। तो जैसे जैसे आप एटम बदलोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। तो हाँ, हमने देखा जेड और एन बदल रहा है। इस फॉर्मूले में जेड और एन कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों बदलते रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो देखोगे ना कि आर बराबर एन स्क्वायर बाय जेड, तो क्यों ना हम ये सारे कांस्टेंट, ये जो चीजें कभी बदल नहीं रही, इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करके एक साथ लिख दें। ये सारी वैल्यू मिला के एक साथ अब क्या आएगी, 53 पिकोमीटर, 53 पिकोमीटर, ठीक है ना। पिकोमीटर का मतलब जानते हो, पिको पे आप 10 की पावर -12 लगाते हो, पिको, ठीक है ना। पिको का मतलब 10 की पावर -12, तो 53 पिकोमीटर। तो अब आप क्या करना है ना, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड 53 पिकोमीटर। अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, लेकिन अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या करना है। अगर आपको बोला जाए कि लिथियम का अगर आपको बोला जाए कि लिथियम Li+3, लिथियम नहीं बोलेगा, Li+3 बोलेगा, ठीक है। लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट मीन्स n बराबर 2, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, तो क्या निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से आराम से। n की वैल्यू क्या रख देंगे, क्या हो जाएगा, R3, मतलब कि थर्ड ऑर्बिट के लिए, सॉरी R2 रखेंगे ना, सेकेंड ऑर्बिट बोला है, तो R2 निकाल रहे हैं हम, किस चीज का, लिथियम का। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई जेड, लिथियम का जेड कितना होता है 3, इंटू में 53 पिकोमीटर। आगे आंसर हमारा, ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हो आप।
बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज करने जाओगे तो बार बार एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लो। एक सेकेंड, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी हमेशा। आपको एच स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपको जेड क्या नाम है इसका, मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मास ये, तो कैलकुलेशन आपका हार्ड हो जाएगा। तो हम क्यों ना, जो चीज़ें कभी बदलेगी ही नहीं, ये कभी नहीं बदलती है, ये कभी नहीं बदलती है, ये कभी नहीं बदलती है, ये और ये कभी नहीं बदलेगी, तो क्यों ना हम इन सब की वैल्यू को पहले ही एक बार कैलकुलेट करके रख ले हमेशा के लिए। तो ये आती है 53 पिकोमीटर। अब हम हमेशा किसको सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड और इन सब की वैल्यू को मिलाकर हम कितना लिखेंगे, 53 पिकोमीटर। बाकी आपको और कोई यूनिट बोल रखा है, चलो मानते हैं हमको बोल रखा है एंगस्ट्रॉम। क्या बोला है, एंगस्ट्रॉम में निकालो। जानते हो ना एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम को, रेडियस कैलकुलेट करो एंगस्ट्रॉम में। तो हाइड्रोजन का, चलो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है आपको एंगस्ट्रॉम में। कैसे निकालोगे, निकालो, हमने तो फॉर्मूला बता दिया, आप निकाल के देखो एक बार। तो देखो क्या करना है, हमें सिंपल सा काम करना है, आर बराबर एन स्क्वायर बाय जेड 53 पिकोमीटर, ठीक है निकालते हैं। कौन सा, पहला ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे जेड 1 ही रहेगा, तो इसके लिए 53 पिकोमीटर आ जाएगा। 1 रखोगे, एन की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे जेड की वैल्यू 1, 1 बाई 1 1 और 50। अब लेकिन आपको बोला क्या एंगस्ट्रॉम में, तो ठीक है कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, पीको को हटाओ, पीको मीटर को हटाओ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटू में 10 की पावर -12 मीटर। अब हमें क्या बोला है उसने, क्या बोला है एंगस्ट्रॉम में निकालो, तो इंटू कर दो इसको 10 की पावर, सॉरी क्या बोला है एंगस्ट्रॉम में निकालो, ठीक है ना। तो इसको करो, ऊपर एंगस्ट्रॉम लिख दो और नीचे लिख दो 10 की पावर -10, ठीक है ना, ये लिख दो, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये 10 की पावर -10 ऊपर जाके 10 की पावर +10, ये कितना आ जाएगा 53 इंटू में 10 की पावर -12 है, -10 ऊपर गया, -10 ऊपर जाके +10 हो गया, तो कितना बचा -2, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हो गया ये इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। एक सेकेंड, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.053, अगर ये चीज हटाना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 0.053 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं है तो मान लो पॉइंट यहाँ पे ऐसा होता है, जब इस पॉइंट को इधर करोगे तो एक ही आपका चला जाएगा, माइनस घटेगा, फिर इसको इधर करोगे, इतना तो पता होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसको 0.053 एंगस्ट्रॉम निकाल सकते हो आप। तो इन्होंने बोला ये आपको दे रखा है जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है, जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है कि जिसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, ये हमेशा हाइड्रोजन एटम में लगाओगे, ये चीज़ हमेशा हाइड्रोजन एटम में लगाओगे। लेकिन मैंने आपको बोला हाइड्रोजन के लिए याद मत रखो, हमेशा याद रखो सबके लिए, सबके लिए क्या होता है आई एन बराबर 53 एन स्क्वायर बाय जेड, इतना पिकोमीटर, ठीक है। नीचे जेड कर दोगे तो ये सबके लिए बन गया, सबके लिए इक्वेशन, ये सबके लिए लग जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जिसके लिए लगाना चाहोगे लग जाएगा। लेकिन अगर बस ये है, बस इतना है, तो ये हाइड्रोजन के लिए ही लगेगा, क्यों, नीचे जेड जब 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन 1.8 यू कैन इन्फर दैट रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस प्रोपोर्शनल किसके किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये तो 53 तो कांस्टेंट है ना, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट का,
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n। और एक चीज यहाँ पे बताना था, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहोगे इस फॉर्मूले को, तो ऐसे याद रखना, आर एन बराबर 0.059 एन स्क्वायर बाय जेड, इतना एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पे पिकोमीटर बोल रहा है यूज करें, तो हम पिकोमीटर में याद रखते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम में करना होगा तो 53 नहीं, 0.059। ठीक। अब बोला दी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस कहलाता है बोर्स रेडियस, जिसको हम ए नोट से डिनोट करते हैं। और ए नोट बराबर कितना आता है 0.059 एंगस्ट्रॉम, या तो ए नोट बराबर लिख सकते हो 53 पिकोमीटर। एक सेकेंड, ये उल्टा क्यों कर दिया मैंने, ये 9 कहाँ से आ गया, सॉरी 0.053 है, 0.053 इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक, 53 पिकोमीटर। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो निकाला गया है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। तो निकाल लेते हैं। R1 कितना होगा हमारा, देखो R1 हमारा क्या होगा, ये हमारे पास 53, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम, एन स्क्वायर 53 पिकोमीटर ये होगा। R2 कितना होगा, एन स्क्वायर, हमें एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, 2 स्क्वायर 53 पिकोमीटर। R3 क्या होगा, एन की वैल्यू 3 रखो, तो 3 स्क्वायर 53 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर ये गया, तो कितना आया 1:4:9, 1:4:9, R1:2:R3 आएगा।